हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे इस फेसबुक लाइव प्रोग्राम में। हम लोगों ने बहुत सारे मुद्दों पर बात की है। आज जो मुद्दा हम उठाने जा रहे हैं या जिस मैटर पे हम लोग बात करने जा रहे हैं इक्वली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी को मालूम है संतान सुख सबसे बड़ा सुख है। और अनफॉर्चुनेटली बहुत से दंपत्ति या बहुत से कपल्स ऐसे होते हैं जो जो इस सुख से वंचित रह जाते हैं किसी भी कारण से। पहले बहुत तरह के इलाज अवेलेबल नहीं थे अपने पास, बट अब इंडिया में जैसे आईवीएफ टेक्निक या जिसको कृत्रिम गर्भधारण कहते हैं वो बहुत तरक्की कर चुकी है। तब भी अगर हम लोग देखें तो कुछ कुछ मिथ्स, कुछ भ्रांति, कुछ संशय बरकरार हैं, सिर्फ नॉलेज की लैकिंग की वजह से, अज्ञानतावश। तो आज हम लोगों ने ये एक इनिशिएटिव लिया है कि उसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। हमारे बीच में डॉक्टर भारती बंसल हैं, जीवन श्री आईवीएफ सेंटर श्री गंगानगर राजस्थान से। मैडम एक्सपर्ट हैं। मैडम का इस फील्ड में, आईवीएफ के फील्ड में मोर देन 10 इयर्स का एक्सपीरियंस है और बहुत सारे कपल्स को मैडम ने ब्लेस किया है अपने हॉस्पिटल में। तो अब मैं स्वागत करता हूं मैडम का आप लोगों के बीच में, डॉक्टर भारती बंसल। नमस्ते मैम, स्वागत है आप। Namaskar. Good evening, everybody, and thank you, CalTUF team, for this humble introduction and providing me this opportunity to connect with all of you. तो जैसा कि मिस्टर संजीव ने बताया, आज हम बात करने जा रहे हैं आईवीएफ के रिगार्डिंग आईवीएफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आईवीएफ? आईवीएफ का मतलब होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, यानी कि शरीर के बाहर जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है उसको इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या आईवीएफ कहते हैं। नॉर्मल कपल्स में, नॉर्मल फीमेल्स में जो फर्टिलाइजेशन होता है वो शरीर के अंदर फैलोपियन ट्यूब्स में होता है। जब इस प्रक्रिया को हम शरीर के बाहर लैब में करते हैं तो इसको ये आईवीएफ कहलाता है। अगर हम इसकी हिस्ट्री देखें तो जैसे कि आप देख सकते हैं, ये लुइस ब्राउन जो कि फर्स्ट आईवीएफ बेबी बॉर्न हुई थी, that was way back in 1978 in England, and he was the scientist behind this who got Nobel Prize for this. So moving ahead, she was the first IVF baby, and the good thing is that at the age of 26 she gave rise to the birth of her own child, and that was not by IVF, it was a normal conception. तो इनके खुद का एक अपना बच्चा हुआ जो कि नॉर्मल कंसेप्शन से हुआ। इंडिया में देखें तो ये ही वॉज द ब्रिलियंट साइंटिस्ट जिन्होंने इंडिया में पहला आईवीएफ किया, एंड शी इज द गर्ल दुर्गा विच वॉज लेटर नेम्ड कनुप्रिया। तो कैन यू हियर मी? So she was later named Kanupriya, and he was the scientist behind this. Coming back to IVF, so there are 4 basic steps in one complete cycle of IVF. First is egg stimulation, second is egg retrieval, then fertilization of these retrieved eggs, and then we do the embryo transfer. As you can see, सबसे पहले महिला को इंजेक्शन दिए जाते हैं स्टिमुलेशन के लिए। नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल में किसी भी महिला के 1 महीने में 1 एग बनता है। आईवीएफ में हमारा एम होता है कि उसके 1 से ज्यादा एग्स डेवलप हों। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये एक अल्ट्रासाउंड पिक्चर है ओवरी की, और ये मल्टीपल एग्स इसमें डेवलप हो रहे हैं, क्योंकि आईवीएफ में हमारा एम होता है 10 से 12 एग्स उसके डेवलप हों। जब ये एग्स फुली डेवलप हो जाते हैं, मैच्योर हो जाते हैं, तो हम एग रिट्रीवल करते हैं। एग रिट्रीवल का मतलब है कि ये एग्स बॉडी के बाहर निकालना। तो ये जो एग रिट्रीवल का प्रोसीजर होता है, ये एक पेनलेस प्रोसीजर है, ये एनेस्थीसिया में किया जाता है और इसमें कोई इंसिजन या कोई कट या कोई स्टिचेस नहीं आते हैं। ये एक सेफ प्रोसीजर है, एंड पेशेंट को मॉर्निंग में एडमिट करके हम आफ्टरनून या इवनिंग तक उसमें डिस्चार्ज कर देते हैं। तो दिस इज अ डे केयर प्रोसीजर। एग रिट्रीवल करने के बाद ये एग्स को लैब में फर्टिलाइज करवाया जाता है।
फर्टिलाइज हम नॉर्मल प्रक्रिया से करवा सकते हैं या एडवांस प्रक्रिया जैसे इक्सी होता है जिसमें एक एक स्पर्म को एक एक एग के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। तो लैब में इन एग्स को फर्टिलाइज करा के एम्ब्रियोज रेडी किए जाते हैं। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये एम्ब्रियो ट्रांसफर की पिक्चर है। जो एम्ब्रियो रेडी हुए थे अब उनको एक पतले से कैथेटर के माध्यम से यूट्रस में डाल दिया जाता है। ये प्रक्रिया भी पेनलेस होती है, इसमें कोई एनेस्थीसिया या बेहोशी की जरूरत नहीं होती, इसमें किसी भर्ती या एडमिशन की भी जरूरत नहीं होती। आप ये देख सकते हैं इस पिक्चर में, ये पतला सा ट्यूब जो दिखाई दे रहा है और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर ये किया जा रहा है। तो आईवीएफ को लेकर लोगों में बहुत मिथ्स या बहुत भ्रांतियां हैं। जैसा कि मैंने ओपीडी में पेशेंट्स आते हैं, मैं देखती हूँ, तो उन लोगों ने वो उस तरह की बात करते हैं कि जैसे हमारे रिश्तेदारों ने आईवीएफ कराया या हमारे पड़ोसियों ने आईवीएफ कराया। इस तरह से उनके मन में कई भ्रांतियां होती हैं जो उन्होंने और लोगों से सुनी हुई होती हैं। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो क्या इनफर्टिलिटी एक फीमेल प्रॉब्लम है? तो ये हमारे इंडिया में एक बहुत बड़ा इशू है, जहां पर ऐसा समझा जाता है कि अगर निसंतानता है, कोई कपल इनफर्टिलिटी से सफर कर रहा है तो इसका मतलब कि फीमेल में ही कोई डिफेक्ट है, जबकि ऐसा नहीं होता। जो भी इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उसमें 1/3 पेशेंट्स में मेल में प्रॉब्लम हो सकती है, 1/3 पेशेंट्स में कोई फीमेल फैक्टर हो सकता है, जैसे ट्यूब में प्रॉब्लम हो गई, अंडेदानी में या बच्चेदानी में प्रॉब्लम है, और जो रिमेनिंग 1/3 पेशेंट्स होते हैं उसमें मेल और फीमेल दोनों में ही कोई इश्यूज हो सकते हैं। तो इनफर्टिलिटी कोई सिर्फ फीमेल प्रॉब्लम नहीं है, इसको एज अ होल एज अ कपल हमें लेना चाहिए कि मेल्स और फीमेल दोनों में, हस्बैंड वाइफ में दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है। तो हस्बैंड का चेकअप भी उतना ही जरूरी है। सेकेंडरी बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं कि हमारे एक बच्चा है ऑलरेडी, तो हमें प्रेगनेंसी होने में, सेकंड प्रेगनेंसी होने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये भी एक मिथ है, लोगों में एक फॉल्स बिलीफ है ये। एक बच्चा होने के बाद भी सेकंड प्रेगनेंसी के लिए आपको कई बार डॉक्टर से विजिट करनी पड़ती है, क्योंकि हो सकता है जैसे पहले प्रेगनेंसी हुई, टाइम के साथ, उम्र के साथ हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाते हैं, या पहले कोई मेडिकल कंडीशन थी जो कि अंडरलाइन कोई मेडिकल कंडीशन जो पहले लाइट होगी या कोई माइल्ड फॉर्म में होगी और समय के साथ जो है वो एडवांस भी हो सकती है। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि आपको फ्यूचर में कोई फर्टिलिटी इशू नहीं आएगा। तो अगर आप सेकंड इशू चाहते हैं और उसमें ज्यादा गैप नहीं रखना चाहते, एंड 2 साल के बाद भी जैसे अगर आपको यू आर नॉट एबल टू कंसीव अ सेकंड चाइल्ड, आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। अच्छा, बहुत सारे पेशेंट्स इस बिलीव के साथ आते हैं कि आईवीएफ कराया है तो उसमें तो 100% चांस है प्रेगनेंसी होने के और गारंटेड है कि बच्चा हो जाएगा। आईवीएफ एक साइंस है, आईवीएफ कोई जादू या कोई मैजिक नहीं है, उसमें कोई डॉक्टर आपका मैजिक नहीं कर सकता कि आपकी जो बॉडी है, आपकी जो बॉडी का जेनेटिक मैकेनिज्म है, वो कोई भी डॉक्टर थ्रू आउट द वर्ल्ड उसको चेंज नहीं कर सकता। तो आईवीएफ में जो सक्सेस है वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। आपकी एज कितनी है, ड्यूरेशन ऑफ मैरिज कितना है, किस कारण से आप आईवीएफ करा रहे हैं, अगर आपने पहले आईवीएफ कराया तो वो क्यों फेल हुआ था, कोई एसोसिएटेड मेडिकल इलनेस जैसे बीपी है, शुगर है या थायराइड है, कोई और एक्सवाइजेड कोई मेडिकल इलनेस है, उसके कारण भी आईवीएफ के प्रेगनेंसी रेट सफर करते हैं। ऑन एन एवरेज अगर हम कैलकुलेट करें तो टेक होम बेबी रेट एक अच्छे से अच्छे सेंटर में भी आईवीएफ के जो टेक होम बेबी रेट हैं ऑन एन एवरेज 40 to 50% होते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये इंडिविजुअल लेवल पर डिफर करते हैं। लाइक आपकी एज, अगर यंग एज में अगर आप आईवीएफ करा रहे हैं किसी रीजन से, आपकी फीमेल की एज 30 या 35 ईयर्स है और इट इज बिलो 35, देन तो उसमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस डेफिनेटली बेटर हैं उस महिला के कंपैरिजन में जिसकी एज 45 प्लस है। तो इंडिविजुअल लेवल पर ये डिफर करता है। हम आईवीएफ को एज अ ग्रुप हम ऐसे डिसाइड नहीं कर सकते कि ओवरऑल 100% प्रेगनेंसी रेट होगा। तो ये कस्टमाइज्ड वे में हम बताते हैं जिसमें कि एज एन इंडिविजुअल उस पेशेंट में कितना प्रेगनेंसी होने के कितने चांसेस हैं। बहुत से लोग आते हैं, वो कहते हैं कि आईवीएफ में हमेशा ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी होती है और हमें ऐसा नहीं चाहिए, इसलिए हम आईवीएफ नहीं कराना चाहते।
डिस्पाइट उनके इंडिकेटेड होता है कि आईवीएफ उनको करा लेना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, आईवीएफ में हमेशा ट्विंस नहीं होते हैं। ये डिपेंड करता है कि जो एम्ब्रियो ट्रांसफर का प्रोसीजर मैंने आपको पहले अभी बताया, जिसमें एम्ब्रियो बना के हम बच्चेदानी में डालते हैं, तो कितने एम्ब्रियो हम ट्रांसफर कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। अगर हम 2 या 2 से ज्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो मल्टीपल प्रेगनेंसी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये जो चांस है ये 15 to 20% ही रहता है। और इसके अलावा अभी आजकल जो नई टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे ब्लास्टोसिस ट्रांसफर है। ब्लास्ट ट्रांसफर में हम एम्ब्रियो को लैब में ज्यादा दिन के लिए ग्रो कराते हैं, जिससे कि नेचुरली एक एम्ब्रियो सिलेक्शन का प्रोसीजर हो जाता है। जो एम्ब्रियोज अच्छे हैं वो ही लैब में आगे ग्रो कर सकते हैं, जो एम्ब्रियोज अच्छे नहीं है उनकी ग्रोथ कहीं ना कहीं किसी स्टेज पर आके स्टक हो जाती है। सेकेंडली, लेजर हैचिंग एक मैकेनिज्म है जिससे कि प्रेगनेंसी होने के चांस और बेटर हो जाते हैं। तो जैसे जैसे आईवीएफ में एडवांसमेंट हो रहे हैं एंड दीज न्यूअर टेक्निक्स आर कमिंग, the chances of having multiple pregnancy is decreasing dramatically, and now more of the centers are doing single embryo transfer to reduce the rate of these twins or multiple pregnancy. Okay, does IVF pregnancy results in cesarean birth always? तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ज्यादातर लोग जो आईवीएफ कंसीव्ड होते हैं उनका सिजेरियन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उनका नॉर्मल डिलीवरी हो ही नहीं सकती। जैसे सरोगेट्स होती हैं, तो जो सरोगेसी इज ऑल्सो एन मैकेनिज्म बाय आईवीएफ ओनली, लेकिन सरोगेट्स की नॉर्मल डिलीवरी ही कराई जाती है। तो आईवीएफ प्रेगनेंसी में सिजेरियन ज्यादा होने के चांसेस या सिजेरियन ज्यादा होने का कारण रहता है क्योंकि ये एक प्रीशियस प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि पेशेंट भी और डॉक्टर भी दे डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ रिस्क फॉर द मदर और बेबी। तो इसलिए इसमें पेशेंट की बिकॉज द पेशेंट वांट्स, इसीलिए इसमें इलेक्टिव सिजेरियन डिलीवरी का डिसीजन लिया जाता है। बट ऐसा इसमें बिल्कुल नहीं है कि आईवीएफ अगर आपने कराया तो वो सिजेरियन ही होगा, आप नेचुरली डिलीवर नहीं हो सकते। लेकिन अगर कोई एसोसिएटेड मेडिकल इलनेस है, जैसे आईवीएफ कई बार एजेड या एल्डरली फीमेल्स में कराया जाता है, 35 ईयर्स प्लस होती है उनकी एज, तो उनमें मेडिकल इलनेस हो सकती है, एसोसिएट प्रेगनेंसी में बीपी की प्रॉब्लम हो सकती है या शुगर हो सकती है जो कि अनकंट्रोल हो सकती है। तो अगर कोई एसोसिएटेड मेडिकल इलनेस है तो वो जरूर एक सिजेरियन के लिए इंडिकेशन हो जाता है। अदरवाइज सिर्फ इस रीजन से कि आईवीएफ कराया है और ये सिजेरियन ही करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ओके, पेशेंट्स आते हैं, एक बहुत उनमें मिसबिलीफ होता है कि अभी हमारी एज बहुत कम है आईवीएफ के लिए, या अब हमारी एज बहुत ज्यादा हो गई है, हम आईवीएफ नहीं करा सकते, हमारी प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये दोनों ही फैक्ट्स अनरियल हैं। अगर बहुत कम एज है लेकिन कोई ऐसा फैक्टर है, जैसे आपकी अगर ट्यूब ब्लॉक है या हस्बैंड का काउंट इतना कम है कि वो नेचुरली कंसीव नहीं कर सकते, या एग्स नहीं बनते हैं किसी कारण से, कोई पीसीओडी है या एग कम हो गए हैं बॉडी में, या किसी को अर्ली मीनोपॉज प्री मेच्योर मीनोपॉज हो गया है, तो यंग पेशेंट्स भी आईवीएफ के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, जो पेशेंट बहुत एल्डरली हैं, जो पोस्ट मीनोपॉजल हो चुके हैं, जिनके ऑलरेडी एग्स जो है ओवेरियन रिजर्व बहुत लो हो चुका है, तो वो पेशेंट भी आईवीएफ के लिए अटेम्प्ट कर सकते हैं। हालांकि हो सकता है उसमें डोनर एग्स की जरूरत पड़े, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ के लिए कोई एक एज फैक्टर, पर्टिकुलर एज का कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है कि इतनी कम उम्र में आईवीएफ नहीं करा सकते या इससे ज्यादा उम्र हो गई तो आईवीएफ नहीं करा सकते। बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, वो पूछते हैं कि एक बार आईवीएफ कराया तो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए हमेशा ही आईवीएफ कराना पड़ेगा। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये डिपेंड करता है कि आपका जो पहले आईवीएफ कराया गया था वो किस इंडिकेशन से कराया गया था। अगर वो इंडिकेशन परसिस्ट कर रही है, जैसे आपकी मान लो पहले ट्यूब ब्लॉक थी, तो अगर परसिस्टेंटली ये ट्यूब्स आपकी ब्लॉक हैं तो सेकेंड टाइम आपको आईवीएफ कराना पड़ेगा। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम में कोई ऐसी कंडीशन नहीं थी,
जैसे किसी किसी महिला के शुरू में ऐसा होता है कि एग्स नहीं बन रहे या अच्छे नहीं बन रहे, या थोड़ा ज्यादा ड्यूरेशन हो जाता है मैरिज का, तो फैमिली प्रेशर, सोसाइटी प्रेशर भी हो जाता है। उन लोगों को लगता है कि किसी भी तरह से एक बार हम कंसीव हो जाएं, उसके बाद फिर देखेंगे, बिकॉज दे वांट टू क्लोज दिस चैप्टर फ्रॉम देयर लाइफ, कि एक बार प्रेगनेंसी हो, बच्चा हो, सो दैट दे कैन मूव अहेड फॉर सम, दे कैन लुक आफ्टर सम अदर थिंग्स इन देयर लाइफ। तो अगर आपकी वो इंडिकेशन परसिस्ट नहीं कर रही है, वो टेम्परेरी इंडिकेशन थी आईवीएफ के लिए, तो सेकंड प्रेगनेंसी के लिए आप नेचुरली भी कंसीव कर सकते हैं। और ऐसा मेरे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ हुआ है जिन्होंने फर्स्ट आईवीएफ कराया एंड दे बिकेम मेंटली स्ट्रेस फ्री, दे बिकेम मेंटली फ्री, एंड सेकंड प्रेगनेंसी दे कंसीव्ड बाय सम नॉर्मल ट्रीटमेंट विदाउट आईवीएफ। ओके, बहुत से पेशेंट्स इस बिलीफ के साथ आते हैं कि, या उनके घर में किसी बड़े ने, उन्होंने सुन लिया, इस तरह से बात करते हैं कि आईवीएफ से जो बच्चे पैदा होते हैं वो नॉर्मल नहीं होते। तो ऐसा नहीं है, बल्कि आईवीएफ से जो बच्चे होते हैं उनमें किसी भी अनोमली होने की जो रिस्क है, या कोई कंजेनाइटल जब अनोमली होने की रिस्क जितना किसी नेचुरल प्रेगनेंसी में है उतना ही है। आईवीएफ से कोई एक्स्ट्रा रिस्क एडेड नहीं होती है। जैसे कि कोई नॉर्मल कंसीव करता है, उस बच्चे में भी कोई कंजेनाइटल अनोमली या जन्म से कोई प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि किसी बच्चे के ऐसे लिप्स पर क्लेफ्ट लिप की प्रॉब्लम होती है, या बहुत से बच्चे मेंटली रिटार्डेड हो जाते हैं, तो वो नेचुरल कंसेप्शन में भी हो सकता है, और आईवीएफ से के द्वारा पैदा हुए बच्चों में भी ये रिस्क उतनी ही है। आईवीएफ से कोई एक्स्ट्रा एडेड रिस्क नहीं है। सेकेंडली, बल्कि आईवीएफ ऐसे पेशेंट्स में मदद करता है। किसी अगर किसी कपल के पहले से एक बच्चा है जो कि मेंटली रिटार्डेड है, तो ऐसे पेशेंट्स में एक एडवांस टेक्निक पीजीएस की होती है, जिसमें कि हम आईवीएफ करते हैं, एम्ब्रियोज को बनाते हैं और उस एम्ब्रियो की बायोप्सी करते हैं, ये देखने के लिए कि कौन से एम्ब्रियोज हैं जो कि जेनेटिकली बिल्कुल नॉर्मल है, so that we can select these genetically normal embryos and we can transfer these embryos, so that we avoid the risk of having congenital anomaly in these patients. So IVF doesn't carry an extra risk of having birth problems. Rather, it helps the couple who have already congenitally abnormal babies, and IVF help in these couples to have a normal baby. ओके, लॉट्स ऑफ पेशेंट आस्क मी कि आईवीएफ कराया है तो इसमें थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 9 मंथ तक हमें बेड रेस्ट करना पड़ेगा, हमें अपना जॉब छोड़ना पड़ेगा, हम कोई काम नहीं कर पाएंगे। दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, दिस इज नॉट एट ऑल ट्रू, एंड आईवीएफ डज नॉट रिक्वायर एनी एडमिशन। कभी भी आईवीएफ की प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता कि हाँ हॉस्पिटल में आपको 3 दिन 4 दिन या लंबे समय के लिए एडमिट होना पड़ेगा। आईवीएफ में सिर्फ एक बार पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है, जैसा मैंने बताया, जब उनके एग्स को हम लेते हैं, तो एग रिट्रीवल के टाइम उनको सिर्फ एक बार 1 दिन के लिए एडमिट करते हैं, और थ्रू आउट द प्रोसीजर कभी भी उसमें बेड रेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। I will share with you, when I was in Mumbai, I used to work in Mumbai earlier, तो वहां पर जैसा आपने सुना होगा, मुंबई में लॉट्स ऑफ फीमेल्स आर वर्किंग, और दे यूज टू कैरी ऑन देयर वर्क नॉर्मली टिल 9 मंथ्स। वो कभी भी अपना, उनकी कोई जॉब उनको नहीं छोड़नी पड़ती थी, और नॉर्मल उनका जो वर्किंग होता है वो कैरी ऑन कर सकते हैं, जैसा कि आप नेचुरल प्रेगनेंसी में करते हैं। सिर्फ जो नेचुरल प्रेगनेंसी में जो आप प्रिकॉशंस रखते हैं, जस्ट लाइक कि आपको सलाह दी जाती है कि आप भारी वजन ना उठाएं, या नीचे ना झुकें, या पैरों के बाहर ना बैठें, जो नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी प्रिकॉशंस आप लेते हैं, वही प्रिकॉशंस आपको आईवीएफ कंसीव प्रेगनेंसी में लेनी होती हैं। कोई आईवीएफ कराया है इसलिए आपको एक्स्ट्रा बेड रेस्ट की जरूरत है या कोई एक्स्ट्रा प्रिकॉशन की जरूरत है, ऐसा इंडिकेटेड नहीं है। तो बहुत से लोग इस बिलीफ के साथ आते हैं कि आईवीएफ में जो बच्चा है वो हमारा नहीं होगा, बट इट हैपन्स ओनली इन मीडिया एंड ओनली इन फिल्म्स। ये हर लैब, हर डॉक्टर, हर आईवीएफ लैब में, हर आईवीएफ सेंटर में दिस इज अ फूल प्रूफ मैकेनिज्म, जिसमें पूरा ध्यान रखा जाता है
हर स्टेज पर लेबलिंग की जाती है, हस्बैंड एंड वाइफ का पूरा नाम लिखा जाता है, पूरा लेबल्ड होते हैं, एंड देयर इज नॉट अ 0.1% चांस दैट जीन्स आर एक्सचेंज बाय एनी मीन्स। ये सिर्फ मीडिया और मूवीज के कारण लोगों में एक मिसबिलीव बन गया कि आईवीएफ में जो बच्चा होता है वो मिक्सिंग हो जाती है या हमारा नहीं होता। But believe me, nothing is done anywhere in the world, nothing is done without the consent or without the permission or without informing the patient. अगर किसी भी स्टेज पर ऐसा लगता है कि आपके जीन्स अच्छे नहीं है, आपके एग्स अच्छे नहीं है, या हस्बैंड का स्पर्म नॉर्मल नहीं है, या वो पुअर क्वालिटी का है, तो हर जगह पहले पेशेंट्स को इन्फॉर्म करके उनकी कंसेंट लेके ही कोई स्टेप उठाया जाता है। Without the consent of the patient or without knowing them, nobody in the world do this kind of thing. Coming to this one advanced technique, this is freezing of eggs and freezing of embryos. So egg freezing and embryo freezing is a mechanism, like you must have heard lots of patients, especially जो young females होती हैं, जो those who do not want to those who do not want to get married or those who do not want to extend their families at present, so wo they go for egg freezing. Like you must have heard about Dinah Hayden. She was Miss World, and she had frozen her eggs for 8 years, and then IVF was done on those eggs, and she got a baby boy. So fortunately, I was there when her eggs were frozen in Lilavati Hospital, and these are the doctors behind this. And I'm very fortunate to take training under these pioneers, Dr. Rishikesh Pai and Dr. Nandita Palchekar. So it's a very safe procedure. I'll say it's a very safe procedure. And इसी तरह से एम्ब्रियो फ्रीजिंग भी की जाती है, जिसमें कि हम एम्ब्रियोज बनाकर उसको फ्रीज कर लेते हैं। ये जो फ्रीजिंग है, ये एक तरह की गैस होती है, लिक्विड नाइट्रोजन, और -196 डिग्री पर इन एम्ब्रियोज को फ्रीज किया जाता है। इस एम्ब्रियो को हम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स वी कैन कीप दीज एम्ब्रियोज इन अ फ्रोजन स्टेट। इनको फ्रीज करके जब हम रखते हैं तो इनके किसी जेनेटिक मेकअप में या इनकी क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं आता, ये उसी स्टेट में स्टेबल रहते हैं। So a lot of patients ask me that it's a costly treatment, can it be covered by insurance? In my knowledge, it is not covered by any insurance policy, but there are some parts, like a part of treatment can be covered under insurance, but that differ from policy to policy. I can't see the slide. Okay, this was a short presentation on IVF myths and facts. If there are any questions, we are ready to discuss about that. Do we have any question, Ishan, Ashish ji? So I'll also want to share about something about IVF, like किसको IVF, what is infertility, and who are the patient who should undergo IVF. तो इनफर्टिलिटी का मीनिंग है कि कोई भी कपल जब when they are living together for 1 year and they are not able to conceive, लाइक कपल को साथ रहते हुए 1 साल हो गया और फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही, ये कपल्स हैं जिनको डॉक्टर्स का विजिट करना चाहिए। कई बार कपल्स आते हैं जिनकी मैरिज को सिर्फ 3-4 मंथ्स हुए होते हैं, एंड दे वांट टू कम एंड कंसल्ट कि हमारी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, हमें इलाज लेना है। तो इट्स नॉट लाइक दैट, आपको 1 साल तक आपको ट्राई करना चाहिए, और 1 साल तक ट्राई करने के बाद भी अगर प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, देन यू शुड कंसल्ट अ डॉक्टर। बट लेकिन अगर कोई ऐसा रीजन है, जैसे बहुत सी फीमेल्स होती हैं जिनको मेंस्ट्रुअल साइकिल नॉर्मल नहीं होते, इरेगुलर होते हैं, या आपका they are not able to maintain a normal relation after marriage, या कोई
पहले से कोई फैक्टर है which can add to the not having pregnancy, these patients can consult earlier also, but on an average those who are young couples recently married, उनको 1 साल तक ट्राई करना चाहिए before consulting a doctor. Is there any question? या मैम, सबसे Yeah. पहले मैम थैंक्स बोलूंगा मैम, इट वाज नाइस एंड क्रिस्टल क्लियर प्रेजेंटेशन मैम। बहुत सारे Thank you. डाउट्स लोगों के क्लियर हुए हैं। जिस तरह के कमेंट्स आ रहे हैं लाइव चैट में, मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं। और डेफिनेटली मैम, लोगों को जो भी मिथ्स जो वो पाल के बैठे थे, जो भी डाउट्स थे, जो भी गलत जानकारियां लेकर बैठे थे किसी भी मीडिया सोर्स से या थ्रू सम फेक सोर्सेज, एंड दे हैव क्लियर देयर माइंड आल्सो मैम। सो यहाँ मिसेस कीर्ति का एक सवाल है, सवाल थोड़ा सा मैम, क्वेश्चन थोड़ा सा ये है कि वो जानना चाह रही हैं कि उन्होंने ही पढ़ा है कि कुछ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक कोई डेवलप हुई है, मींस कपल कैन प्लान देयर बेबी अकॉर्डिंग देयर ये अकॉर्डिंग टू देयर विश। नहीं, यस ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। कुछ एक कपल्स आते हैं जो कहते हैं कि हमें ऐसा बेबी चाहिए जिसकी आंखें नीली हो, बाल काले हो, चेहरा ऐसा हो। ऐसी कोई टेक्निक अभी तक डेवलप नहीं हुई है। अगर फ्यूचर में होती है तो जरूर आपसे शेयर करेंगे। जी 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 जी। मिसेस शिल्पी महेश्वरी, शी सेइंग शी इज अप्रिशिएटिंग मैम, शी इज सेइंग थैंक्स टू यू। थैंक यू शिल्पी जी। मिसेस रेणुका गुप्ता, she is saying I have double checked my doubts through your session and I am clear now. थैंक यू रेणुका तो जी। जी, और भी किसी का कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है तो हम लोग ले सकते हैं अभी। We have enough time with us. Bharti ma'am, I have one question of Mr. Pankaj Mishra. जी। He asked, उनका क्वेश्चन है कि उनकी 48, क्या उनका IVF अभी सेफ है अगर वो कराना चाहें तो? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है बीच में। उनकी एज कितनी है? 48 है मैम। अच्छा। और वो ये जानना चाहते हैं कि इस एज में उनके लिए IVF सेफ रहेगा? एज वाइज जैसे मैंने बताया, एक एज का कोई आईवीएफ में कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई कट ऑफ क्राइटेरिया नहीं है। अगर 48 एज है तो डेफिनेटली जब भी इस तरह के जो एल्डरली पेशेंट्स आते हैं, 45 इयर्स प्लस के पेशेंट्स होते हैं, उनका पहले हम पूरा मेडिकल चेकअप करते हैं। वी सी दैट देयर कार्डियक फिटनेस इज ओके, दे आर मेडिकली फिट टू इफ द फीमेल इज 45 प्लस, वी चेक दैट फीमेल इज फिट टू कैरी द प्रेगनेंसी फॉर 9 मंथ्स। उनकी बॉडी इसकी सक्षम है प्रेगनेंसी को लेने के लिए। सिर्फ एज वाइज कोई क्राइटेरिया नहीं होता कि एज इतनी है तो आप आईवीएफ करा सकते हैं या एज इतनी है तो आप आईवीएफ नहीं करा सकते। इट डिपेंड्स ऑन द एसोसिएटेड मेडिकल कंडीशन। गुड मैम। एक क्वेश्चन है मैडम, शी इज मिसेस मंजू। शी इज सेइंग के जैसे मेल्स में बहुत सारी चीजें आइडेंटिफाइड हैं, जैसे स्मोकिंग करना है तो थोड़ा सा प्रोडक्टिविटी जो ये रहता है उसमें असर पड़ता है। तो सिमिलरली शादी से पहले भी, शादी के तुरंत बाद भी फीमेल्स ऐसी कौन सी प्रिकॉशंस रख सकती हैं जो so जिन that चीजों का they can असर आता है? conceive early. यस। देखिए, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग दे हैव अ बैड इफेक्ट इन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स. It's not like that if males are smoking and drinking, it will affect only the sperms and not the ova. So smoking and alcohol both have injurious effects on the genes, either male or female. Secondly, जैसे females होती हैं, after marriage if they are coming, so some of the females they suffer from some kind of urinary infection or vaginal infection after marriage, and they tend to hide it out of shame or out of hesitation. They don't discuss it with their partner or they don't discuss it with the doctor. So I will advise them, like if they have any such kind of problem, because lots of females they suffer from UTI just after marriage. So if they are facing any such kind of problem, they should consult a doctor and they should not take it lightly, because these infection later on can lead to tubal blockage. तो ये प्रिकॉशंस उनको लेनी चाहिए। और सेकेंडली जो हेल्दी लाइफस्टाइल है,
वो सबके लिए ही अच्छा होता है, वेदर इट्स अ मेल और फीमेल, और वेदर बिफोर मैरिज और आफ्टर मैरिज, तो दे शुड हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। आजकल जैसे देखा जा रहा है कि पीसीओडी की समस्या यंग फीमेल्स में बहुत बढ़ रही है, एंड आई विल से 50% ऑफ द माय पेशेंट्स आर हैविंग पीसीओ, जिसमें कि यंग गर्ल्स हैं जिनको मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम हो रही है, दे आर नॉट हैविंग रेगुलर पीरियड्स, दे पीरियड्स आर डिलेड, दे आर हैविंग ओबेसिटी, और they are having unwanted hair growth on their face and rest of the body। तो ये पीसीओडी की समस्या भी आजकल बहुत कॉमन है, और अगर आपको पीसीओडी की समस्या मैरिज के पहले थी तो आपको मैरिज के बाद एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि पीसीओडी के पेशेंट्स को कंसीव करने में प्रॉब्लम होती है। 30% और 30 to 40% ऑफ द पेशेंट हु हैव पीसीओ, दे कैन लैंड अप इनटू इनफर्टिलिटी। So these are the precautions I believe everybody should take. मैडम एक सवाल आया है अर्ली मीनोपॉज को लेके, जानना चाह रहे हैं कि अर्ली मीनोपॉज और का कोई कनेक्शन है इनफर्टिलिटी से, मतलब इनफर्टिलिटी और अर्ली मीनोपॉज, आर दे कनेक्टेड? डेफिनेटली दे आर कनेक्टेड, बिकॉज प्रेगनेंसी होने के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, एग होना चाहिए, स्पर्म होना चाहिए एंड यूट्रस होना चाहिए। अर्ली मेनोपॉज का मतलब है कि उस पेशेंट की ओवरीज ने वर्क करना बंद कर दिया है। तो इफ ओवरीज हैज स्टॉप्ड वर्किंग एट एन अर्ली एज विच वी कॉल बिलो 30 ईयर्स, अगर किसी के 30 ईयर्स से पहले मेनोपॉज हो गया तो दैट इज कॉल्ड अर्ली मेनोपॉज। तो अर्ली मेनोपॉज हो गया मीन्स दैट पेशेंट्स ओवरी इज नॉट वर्किंग नाउ, so definitely they will not be able to conceive naturally because they are not producing eggs now, so it's a reason for not conceiving। तो ऐसे केस में आईवीएफ का तो मैम चांस नहीं रहेगा फिर? ऐसे केसेस में आईवीएफ हो सकता है, बट दे विल नीड डोनर एग्स इन दैट केस, देयर सेल्फ एग्स, बिकॉज दे आर नॉट मेकिंग देयर ओन एग्स। जैसे यू कैन से जैसे किडनी ट्रांसप्लांट होता है, किसी की किडनी वर्क नहीं कर रही है तो आप किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं, किसी और से किडनी लेके उनकी बॉडी में इम्प्लांट कर दी जाती है। इसी तरह से अगर किसी पेशेंट के एग अच्छे नहीं है या बन नहीं रहे हैं या किसी भी रीजन से उनके एग्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ऐसे पेशेंट्स में डोनर एग्स की प्रक्रिया होती है, जिसमें कि प्रोफेशनल डोनर्स होते हैं एंड आजकल बहुत इजीली ये अवेलेबल होते हैं। एंड वन थिंग मोर आई विल लाइक टू ऐड हियर कि ये डोनर्स जहां से भी लिए जाते हैं दे आर मेडिकली फिट। इट इज लाइक टोटली वी मेक इट श्योर दैट दीज डोनर्स आर मेडिकली fit, we take it from an agency, we take the eggs of these donors, and then these kinds of patients who land up into early menopause, they can also conceive। मैम एक सवाल, बहुत काम का सवाल मुझे लगता है अभी आया है, मिसिज माया अग्रवाल हैं। वो पूछ रही है कि ये जो आईवीएफ टेक्नोलॉजी है, इसके मतलब खर्चे का अंदाजा वो लेना चाह रहे हैं कि मतलब ये किस बजट से शुरू होकर किस बजट तक, और वो कैसे प्लान कर सकते हैं उसको? देखिए आईवीएफ का जो खर्चा है वो सेंटर टू सेंटर डिपेंड करता है। सेकेंडली ये डिपेंड करता है कि आपका आईवीएफ कैसे किया जा रहा है। लाइक अगर आपके एग्स नहीं है, आपको डोनर एग्स की जरूरत है, या हस्बैंड का की कोई प्रॉब्लम है जिसके कारण आप आईवीएफ करवा रहे हैं, या और कोई रीजन है, थर्ड रीजन कोई ट्यूबल ब्लॉकेज या किस कारण से आप आईवीएफ करा रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको आईवीएफ में भी किस प्रक्रिया से इलाज किया जाएगा। क्योंकि आईवीएफ एक इट्स अ ग्रॉस टर्म, लाइक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन इज अ ग्रॉस टर्म, लेकिन आईवीएफ में भी जैसे आगे एडवांसमेंट होते हैं, फ्रीजिंग की जाती है, ब्लास्ट ट्रांसफर किया जाता है, लेजर एचिंग की जाती है, तो अकॉर्डिंग टू द प्रोसीजर द चार्जेस डिफर, but on an average it's a very wide range, I can say from 50,000 to 1.5 to 2 lakhs can be the range। it depends on the type of IVF treatment which you require। ये पेशेंट की कंडीशन पे डिसाइड हो जाता है? ये पेशेंट की कंडीशन पे डिसाइड होगा, ये कोई फिक्स चार्जेस नहीं होते हैं, ये पेशेंट की कंडीशन पे डिसाइड होगा कि उनको आईवीएफ की किस प्रक्रिया का आईवीएफ किया जा रहा है। सिंपल आईवीएफ है, इक्सी है, बहुत सारे सेंटर्स पर इक्सी जब करते हैं, जब मेल फैक्टर होता है तो उसके एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। तो ये डिफर करता है कि आपको आईवीएफ में भी किस किस फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी और अकॉर्डिंगली ही चार्जेस उसके डिफर होते हैं। एक मैम एक सवाल
क्लियर नहीं है, बट मुझे लगता है ये जानना चाह रहे हैं कि आईवीएफ बेबी जो होते हैं उनकी इम्यूनिटी सेम रहती है या उनकी इम्यूनिटी वीक होती है, मतलब ऐसा कुछ इनको लग रहा है। इम्यूनिटी वाइज या बेबी की अपीयरेंस वाइज कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो आईवीएफ कंसीव बेबीज होते हैं या जो नेचुरल कंसेप्शन के बाद बेबीज होते हैं, वो जेनेटिकली, फिजिकली और इम्यूनिटी वाइज दे आर एज नॉर्मल एज बेबीज कंसीव बाय नेचुरल प्रेगनेंसी। तो कुछ भी डिफरेंस उसमें नहीं होता है। अगर आपने आईवीएफ कराया है तो आपका बेबी कुछ डिफर करेगा, ऐसा नहीं है। ऑल आर नॉर्मल। मतलब ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो जल्दी बीमार पड़ जाएंगे, या नहीं, मान ऐसा लीजिए कोई कि इस तरह चांस का नहीं कुछ है। वो नहीं है। अब कोई नेचुरल कंसीव करता है और उसके अगर 7.5 मंथ 8 मंथ्स पर डिलीवरी हो जाती है, कोई प्री टर्म डिलीवरी है, तो जैसे प्री टर्म बेबीज होते हैं दे आर मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। तो सिमिलरली इन आईवीएफ अगर प्री टर्म डिलीवरी है तो दीज बेबीज माइट बी मोर प्रोन टू एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन और ग्रोथ रिटार्डेशन। But it is not because it is an IVF baby, it will have more kind of infection or you will need to take more care of such kind of babies. They are as normal as any other child. थैंक्स मैम। अगर मैम आप अलाउ करें तो मैं सोच रहा था कि आप अपना जो भी लाइव केसेस आप देखते हैं मैम, कोई एक सबसे बेस्ट या मतलब रेयरेस्ट केस आप डिस्कस करना चाहें मैम। थोड़ा हो सकता है लोगों को कुछ उससे लाइट मिले। रेयरेस्ट आई विल से मेरे पास एक ये 2-3 पेशेंट्स हैं जिनसे बिकॉज यू नो आईवीएफ इज अ वेरी लॉन्ग ट्रीटमेंट जिसमें काफी समय तक पेशेंट्स आपके पास आते रहते हैं, तो आप उनसे इमोशनली भी कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक कपल आता था मेरे पास, देवर बोथ हस्बैंड एंड वाइफ वर 50 years plus and the wife was postmenopausal since last 5-10 years she was postmenopausal, बहुत elderly और बहुत they were from the deep village and literally they were like कि उनको सोसाइटी जैसे विलेजेस में होता है कि सोसाइटी से निकाल दिया जाता है, they were not allowed to attend any function या आस पड़ोस में मैरिजेस वगैरह में उनको ऐसे दे आर नॉट कंसीडर्ड टू बी द लकी, दे आर कंसीडर्ड लाइक अनलकी हैं ये लोग, इनको प्रेगनेंसी नहीं हुई, इनके कोई बच्चा नहीं है। तो दे यूज टू कम हियर और उनका काफी ट्रीटमेंट के बाद मेरे उनका ट्रीटमेंट काफी लंबा चला था क्योंकि वाइफ बहुत 55 प्लस थी और पोस्ट मिनोपॉजल थी। काफी ट्रीटमेंट के बाद मैं उनका यूट्रस मैंने उनका नॉर्मल किया और यूट्रस नॉर्मल होने के बाद भी बाद में जब हमने उनको आईवीएफ किया तो शी कंसीव्ड इन द वेरी फर्स्ट चांस और फर्स्ट चांस में कंसीव होने के बाद शी गॉट अ बेबी बॉय एंड दे वर एक्सट्रीमली हैप्पी। Like when you see the faces and the blessings of such patient, it gives an immense pleasure that you are at least you are helping the society in some way. तो इस तरह से और भी एक्सपीरियंसेस हैं। देयर वाज वन कपल, दे वर आल्सो क्वाइट एल्डरली और उनके कोई बच्चा नहीं था और उन्होंने एक बेटी को गोद ले लिया था। तो उसकी मैरिज होने वाली थी बेटी की और ऐसा था कि बेटी ने एक दिन गुस्से में उनको कुछ बोल दिया ऐसे कि अगर आप मैं आपकी अपनी सगी बेटी होती तो आप ऐसा नहीं करते, यू नो दैट काइंड ऑफ थिंग शी सेड। So at that time they decided that we will have our own child whatever it is. So they came to me and I did IVF on them and they also conceived in the very first chance और उनके आज 5-6 साल का बच्चा है। वो दे आर वेरी हैप्पी। इस तरह के इंसिडेंसेस हमारी सोसाइटी में बहुत हैं। एटलीस्ट मतलब अवेयरनेस होनी चाहिए सब फर्स्ट ऑफ ऑल कि आईवीएफ कोई भगवान का आई मीन इनफर्टिलिटी कोई भगवान का श्राप नहीं है, ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। लाइक किसी को कोई स्किन प्रॉब्लम है, आईज की प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम होती है तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, कंसल्ट करते हैं, उसका इलाज कराते हैं। तो उसी तरह से इनफर्टिलिटी भी एक मेडिकल समस्या है जिसका आपको डॉक्टर के पास जाके इलाज कराना चाहिए। ये कोई ऐसे बहुत से लोग उसमें आते हैं कि तांत्रिक के पास चले गए, पूजा पाठ कराया या उस तरह के मीन्स लेते हैं, जबकि प्रॉब्लम कहीं और होती है जो कि हो सकता है सिर्फ दवाइयों से ही उसका ट्रीटमेंट हो जाए। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर पेशेंट में आईवीएफ ही करना पड़ता है। बहुत से पेशेंट आई विल से 50% और 60% ऑफ पेशेंट सिर्फ दवाइयों से, इंजेक्शन से या प्रॉपर ट्रीटमेंट या कोई माइनर सर्जरी से भी ट्रीट हो जाते हैं एंड दे आर ब्लेस्ड विद अ बेबी।
So this thing I will like to spread कि please if you are suffering from any infertility problem, do consult a doctor. मुझे मैम ऐसा लगता है कि जैसे जो लोग पूजा पाठ करा रहे हैं या तांत्रिकों के पास जा रहे हैं या जो इस तरह की जो स्टेप ले रहे हैं, शायद उनको ऐसा लगता होगा, लोग सुन रहे हैं, शायद मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ कि उनको ऐसा लगता होगा कि कहानियों में, कथाओं में उन्होंने देखा कि कहीं राजा रानी बच्चे नहीं हो रहे हैं तो वो पूजा कराई और हो गए। मैं उनको कहना चाहूंगा कि वो जो वहां पे पूजा का जो जिक्र आता है, शायद वो भी किसी साइंटिफिक प्रोसीजर को ही कहा जाता है, इसी तरह की किसी टेक्निक को ही कहा जाता है, टेक्नोलॉजी को कहा जाता है, जो अभी आईवीएफ के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। तो मैम ये हो आपने सकता जी है। जी आपने मैम जो फिर से मैम मैं थैंक्स बोलूंगा सभी की तरफ से। और आपने बहुत अच्छा मीन्स वैसे भी आप जो काम कर रहे हैं समाज में मैम, लोगों के चेहरों पे खुशियां आती हैं। और जैसे आपने बताया कि हाँ वाकई में रूरल एरियाज में, हम लोग शहरों में रहते हैं उतना नहीं देखते इन चीजों को, बट रूरल एरियाज में और रिमोट एरियाज में जाकर देखा जाए तो आज भी ऐसा होता है कि जिन लोगों के बच्चे नहीं हैं वो खुद भी मतलब घर का माहौल ही ऐसा है कि वो लोग खुश नहीं है। दूसरा, लोगों का जो सराउंडिंग्स है, जो एटमोसफेयर है, वो लोग भी उनको खुश नहीं रहने देते। मीन्स जी। कुछ ना कुछ ताने देना ये सब चलता है। तो ऐसे लोगों को मैम आप उनके चेहरे पे खुशी ला रहे हैं, उनके जीवन में एक One एक उम्मीद more thing दे रहे I हैं। will like to add here के शहरों में भी cities में like now the females are career oriented, late marriages होती हैं and then they plan late in their families. So I will advise them, even if you are not planning to have pregnancy, you get yourself checked. अगर आपका कुछ ऐसे प्रॉब्लम है, कुछ आपका ओवेरियन रिजर्व आपका कम हो रहा है और इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो यू कैन गो फॉर एम्ब्रियो फ्रीजिंग, जिसमें कि आप एम्ब्रियो अपने फ्रीज करा के रख सकते हैं एंड लेटर ऑन व्हेन एवर यू वांट यू कैन हैव प्रेगनेंसी। तो उसमें आपका जो एम्ब्रियोज होते हैं वो उसी जेनेटिक एज के फ्रीज हो जाते हैं। सपोज आपने 25 ईयर्स पर अपना एम्ब्रियो फ्रीज कराया और आप यू वांट टू गेट प्रेग्नेंट एट 30 ईयर्स, तो दोज एम्ब्रियोज विल रिमेन सेफ फॉर 5 ईयर्स और आप 30 ईयर्स पर उनको ट्रांसफर करा के यू कैन बिकम अ मदर। So because nowadays a lots of patient I am seeing, especially in Indian females, maybe because of diet or maybe because of impurities in the food or pollution, lots of patients are coming with low ovarian reserve, जो कि पहले नहीं था। जब हमारी elder generation थी उनको 50 प्लस में मेनोपॉज होता था, बट अभी मेरे पास इतनी परसेंटेज ऑफ पेशेंट्स आ रहे हैं जिनको 35 प्लस में दे आर internally they are going into that kind of thing like इंटरनली दे आर एजिंग फास्ट। तो इंटरनल एजिंग फास्ट होने के कारण भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो इवन इफ यू आर नॉट प्लानिंग टू हैव प्रेगनेंसी राइट नाउ, यू कैन गो फॉर एग फ्रीजिंग और एम्ब्रियो फ्रीजिंग। दीज आर वेरी सेफ एंड वेरी लेटेस्ट काइंड ऑफ टेक्निक एंड दीज आर गुड ऑप्शंस। मैम इसी सवाल से मुझे एक चीज मैं पूछना चाह रहा था। एक तो जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग है, ये थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा लेमैन उसमें मैम बता देंगे कि ये जी बेसिकली बिल्कुल। टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है और इसका खर्चा कितना आता है। मतलब जैसे अ, सपोज कोई 25 साल की एज में कोई कराना चाहता है और उसको 6-7 साल रखना पड़े तो कितना खर्चा आ जाएगा, वो सब थोड़ा सा। जो एम्ब्रियो फ्रीजिंग होता है, एम्ब्रियो फ्रीजिंग का मतलब है एम्ब्रियो यानी भ्रूण। तो इसमें हम वाइफ के एग और हस्बैंड के शुक्राणु लेके हम एम्ब्रियो बना लेते हैं और उस एम्ब्रियो को स्पेशल कंटेनर्स आते हैं, उनमें स्पेशल एक ट्यूब आप कह सकते हैं कि ट्यूब आती है, उस एम्ब्रियो को उन ट्यूब्स में रखकर हम फ्रीज कर देते हैं। फ्रीजिंग का मतलब कि जो उसके अंदर मेटाबॉलिज्म हो रही है वो उसी स्टेज पर रुक जाती है। जैसे आप घरों में जैसे यूज होता है, फ्रोजन मटर है, फ्रोजन कॉर्न है या फ्रोजन वॉट एवर फूड आइटम, यू कीप देम फ्रीजिंग फ्रोजन एंड वो इसी स्टेट में सरवाइव करते हैं, उनकी क्वालिटी खराब नहीं होती। बट बिकॉज दैट इज फूड एंड दैट इज केप्ट एट -20, जो फूड आइटम्स हैं वो हम फ्रिज में रखते हैं तो इतना मतलब उनका टेम्परेचर माइनस मैक्सिमम आई थिंक -20 होता होगा। तो उसी तरह से जो एम्ब्रियोज हैं उनको फ्रीज करके रखा जाता है, बट हियर द टेम्परेचर इज -196, दैट इज टू लो। -196 जो कि लिक्विड नाइट्रोजन करके एक गैस होती है, उस गैस में उस एम्ब्रियो को रखा जाता है। तो इस इतने लो टेम्परेचर पर जब हम उस एम्ब्रियो को रखते हैं तो उसकी वो उसी स्टेट में फ्रीज हो जाता है, जो उसकी इंटरनल जो भी स्टेज में होता है वो उसी स्टेज में फ्रीज हो जाता है
और इस ऐसे एम्ब्रियोज को हम ईयर्स एंड ईयर्स तक रख सकते हैं, उनकी क्वालिटी कोई डिटोरिएट नहीं होती है, वो उसी क्वालिटी में परसिस्ट करते हैं। तो जब भी हमें जरूरत होती है उस एम्ब्रियो को हम थॉ करके यूज कर सकते हैं। और सेम प्रोसीजर जो है, जैसे एम्ब्रियो फ्रीजिंग की जाती है, इसी तरह से एग फ्रीजिंग भी की जाती है। एग्स को भी लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री पर फ्रीज कर दिया जाता है। तो इसकी जो कॉस्ट है वो डिपेंड करती है कि हाउ मेनी एम्ब्रियोज यू आर गोइंग टू फ्रीज और कितने साल के लिए आपको फ्रीजिंग करानी है। बट इट इज नॉट दैट कॉस्टली वंस द एम्ब्रियो इज फॉर्म, यूजली 15 to 20,000 for 6 months. It is like that. Some charges are there. राइट मैम, थैंक्स मैम। मैं सोसाइटी की तरफ से, अजंता फार्मा मेरी कंपनी की तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहूंगा मैम। यू गेव अस योर प्रेशियस टाइम टू द सोसाइटी एंड यू आर गिविंग योर प्रेशियस लाइफ to serve the society, ma'am. Lots of blessings and good wishes for your hospital and for your life ahead, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, Team Calta, for providing me this opportunity. Thank you. Thank you. Namaskar.